हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से। टॉपिक नंबर 22 वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ये लुसेंट का बुक है, तो लुसेंट के बुक के टॉपिक नंबर 22 वाकाटक राजवंश प्राचीन भारत पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग में बिंद शक्ति नाम का व्यक्ति ने की। सवाल है कि वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग किसने की थी? तो आंसर आपका होगा बिंद शक्ति ने की थी। फिर से सवाल है कि बिंद शक्ति ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। तीसरा सवाल है कि बिंद शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना किस ईस्वी में की थी? तो 255 ईस्वी के लगभग में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। इसके पूर्वज जो थे सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के क्या थे? स्थानीय शासक थे, स्थानीय स्तर के शासक थे। कौन? तो वाकाटक राजवंश के पूर्वज यानी बिंद शक्ति के पूर्वज जो थे वो सातवाहनों के अधीन अधीन थे और बरार में जो है बरार जो है विदर्भ में पड़ता है के स्थानीय क्या थे? शासक थे। तो सवाल है कि वाकाटक राजवंश के जो है राजवंश की स्थापना बिंदु शक्ति ने किया था। इसके पूर्वज किसके अधीन स्थानीय शासक थे? तो आपका आंसर जो होगा वो सातवाहनों के अधीन थे। सवाल फिर से है कि किस राजवंश के जो है पूर्वज सातवाहनों के अधीन स्थानीय शासक थे? तो वाकाटक राजवंश के। फिर से सवाल है कि बिंद शक्ति के पूर्वज सातवाहनों के अधीन थे और ये कहाँ के स्थानीय शासक थे? तो बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी जो है शासक हुआ। बिंद शक्ति के पश्चात जो है बिंद शक्ति के बाद जो है उसका पुत्र होता है कौन? तो प्रवरसेन होता है। कौन होता है? तो आपका जो है प्रवरसेन उसका पुत्र होता है, प्रवरसेन प्रथम। इसका समय काल है 275 से 235 ईस्वी इसका समय काल है। किसका? तो प्रवरसेन प्रथम का। ये किसका पुत्र था? तो बिंद शक्ति का पुत्र था। तो सवाल है कि बिंद शक्ति का पुत्र कौन हुआ? तो प्रवरसेन प्रथम हुआ। सवाल फिर से है कि प्रवरसेन प्रथम जो है इसका समय काल है 275 से 335 ईस्वी। ये जो है किसके बाद जो है उसका उत्तराधिकारी हुआ? तो बिंद शक्ति के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकाटक राजवंश वो अकेला शासक था। वाकाटक राजवंश मतलब वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। यानी कि वाकाटक वंश का एक अकेला ही ऐसा शासक था, यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा शासक था जो जो सम्राट के क्या किया था? तो उपाधि धारण किया था। सम्राट की उपाधि धारण किया था कौन? तो आपका धारण किया था सम्राट की उपाधि धारण किया था कौन? तो प्रवरसेन प्रथम ही ऐसा अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो सवाल है कि वाकाटक वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो प्रवरसेन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। पुराणों से पता चलता है कि इसने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो किसने किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने किया था। तो सवाल है कि वाकाटक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम था। फिर से सवाल है कि प्रवरसेन जो है किस वंश का शासक था? तो वाकाटक राजवंश का शासक था। तो इसके बारे में जो है 4 अश्वमेध यज्ञ के करने के बारे में पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। किससे पता चलता है? तो पुराणों से पता चलता है। फिर से सवाल है कि प्रवरसेन के बारे में पुराणों से क्या पता चलता है? तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में पुराणों से पता चलता है कि इसने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने किया था। तो हम लोग 360 डिग्री जो है एमसीक्यू भी करते जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में सवाल ही पूछे जाते हैं। तो सवाल पढ़ना है
MCQ के रूप में पूछे जाते हैं। और तो यहाँ पर जो है तोड़ तोड़ कर पहले पढ़ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसके बाद MCQ के रूप में आपको तोड़ तोड़ कर सॉल्व करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि आपके जो दिमाग में ये जो है क्लियर होती जाए ये टॉपिक। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य दो शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रवरसेन के पश्चात क्या होता है कि वाकाटक जो है दो शाखाओं में क्या हुआ कि बट गया, यानी विभक्त हो गया। प्रथम शाखा तथा वार्षिकीय वरसगुल्म शाखा, यानी कि प्रधान शाखा तथा वासीय वरसगुल्म शाखा, यानी कि प्रधान शाखा था और एक वासीय वरसगुल्म शाखा था। प्रधान शाखा तथा वासीय वरसगुल्म शाखा, यानी कि दो शाखाओं में कौन विभक्त हुआ था? तो वाकाटक साम्राज्य। किसके पश्चात? तो प्रवरसेन के पश्चात। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। दोनों शाखाओं ने जो है समानांतर रूप से क्या किया? तो शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी रुद्रसेन प्रथम का समय काल है। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल जो है 390 से 410 ईस्वी है। प्रवरसेन द्वितीय का समय काल है 410 से 440 ईस्वी। नरेंद्र सेन का है 440 से 460 ईस्वी। उसके बाद पृथ्वी सेन का समय है 460 से 480। तो प्रधान शाखा के जो भी राजा हुए उनके बारे में फिर से एक बार देख लिया जाए। तो प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो है प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। यानी कि रुद्रसेन द्वितीय, एक था रुद्रसेन प्रथम और एक था रुद्रसेन द्वितीय। तो गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, उसकी पुत्री कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के तो प्रभावती गुप्ता थी। उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो सवाल है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वंश के शासक से किया था? तो वाकाटक वंश के नरेश जो थे रुद्रसेन द्वितीय से किया। चलिए फिर से सवाल करते हैं कि गुप्त शासक कौन था जिसने अपनी पुत्री का, जिसका नाम प्रभावती गुप्ता था, का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। फिर से सवाल है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। उसकी पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकाटकों का राज जो है गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। वाकाटकों का जो है राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। तो सवाल है कि वाकाटकों का राज जो है किनके बीच था? तो गुप्त और शक राज्यों के बीच वाकाटकों का राज था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। यानी कि ये संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्यों किया था? तो राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को क्या किया था? तो स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। विवाह के कुछ समय बाद क्या होता है कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अभ्यस्त थे। यानी कि प्रभावती गुप्ता का विवाह होता है। तो प्रभावती गुप्ता कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और विवाह के कुछ समय के पश्चात रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और उसके दो पुत्र थे और दोनों जो थे कौन कौन? दिवाकर सेन और दामोदर सेन अभ्यस्त थे, यानी कि व्यस्क नहीं हुए थे, छोटे छोटे थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। अतः जो है प्रभावती गुप्ता जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उसने जो है शासन को संभाल ली। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। यह काल जो रहा वह वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। यानी कि प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद, यानी कि प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद जो है उसका कनिष्ठ पुत्र जो था कौन था? दामोदर सेन जो है प्रवरसेन द्वितीय, यानी प्रवरसेन द्वितीय के नाम से क्या होता है कि गद्दी पर बैठता है। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था।
पृथ्वीसेन द्वितीय जो था वो कौन था, तो वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। यानी कि जो है प्रधान जो वाकाटक दो शाखाओं में बट चुका था, दो शाखाओं में बट चुका था, ठीक है। तो दो शाखाओं में बट गया था। तो इसमें जो है पृथ्वीसेन द्वितीय जो हुआ था वो प्रधान शाखा का क्या था, तो अंतिम शासक था। इसके बाद कोई शाखा क्या है कि कोई शासक नहीं हुआ। उसके बाद उसका राज वासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। उसके बाद जो है वासिम या वारसगुलम जो था दूसरी शाखा, तो दूसरी शाखा का जो हरिसेन था, हरिसेन दूसरी शाखा कौन था, तो हरिसेन था। तो हरिसेन के हाथों में क्या चला गया, तो चला गया उसका राज। किसका राज, तो प्रवर्सन द्वितीय के बाद वाकाटक का प्रधान जो शाखा था उसका राज जो है हरिसेन के हाथों में चला गया। और हरिसेन जो है वाकाटक वंश के ही दूसरा शाखा कौन था, तो वासिम या वारसगुल्म शाखा था दूसरा शाखा। तो उसी शाखा के अंतर्गत जो है ये पहली शाखा यानी प्रधान शाखा का शासन जो है चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासिम शाखा के वाकाटक अब देखेंगे क्योंकि ये दूसरा शाखा है वाकाटक का। वाकाटक वंश की इस जो है शाखा की स्थापना 300 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। यानी कि वाकाटक की इस शाखा की स्थापना जो है 300 ईस्वी में जो है सम्राट कौन है, तो प्रवरसेन। सम्राट कौन है, प्रवरसेन। तो छोटा पुत्र जो पुत्र कौन था, तो सर्वसेन था, उसने की थी। तो सवाल पूछेगा कि वाकाटक वंश की स्थापना, मतलब वाकाटक की वासिम शाखा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 330 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन के द्वारा किया था। यानी कि सर्वसेन के द्वारा किया गया था। सवाल फिर से है कि सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किस शाखा की स्थापना किया था, तो वासिम शाखा की स्थापना किया था। कब किया था 330 ईस्वी में। चलिए, उसने वरसगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने जो है वरसगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो सवाल पूछेगा किसने जो है वरसगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो सम्राट प्रवरसेन का छोटा पुत्र सर्वसेन ने किया था। सवाल पूछेगा कि सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने वरसगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वह वाकाटक के कौन से शाखा था, तो वो वाकाटक के वासिम शाखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरसगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासिम में पड़ता है। वरसगुल्म जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासिम में स्थित था। तो सवाल पूछेगा कि वरसगुल्म जो है कहाँ पड़ता है, तो वरसगुल्म जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासिम में स्थित था। फिर से पूछेगा कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासिम में स्थित था, तो वरसगुल्म था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासिम शाखा का प्रमुख राजा। अब वासिम शाखा के प्रमुख राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्वसेन, जिसने जो है इस जो है क्या है शाखा के क्या किया था, तो स्थापना किया था। कौन से शाखा का, तो वासिम शाखा का। ये कौन था, तो प्रवरसेन का क्या था, तो छोटा पुत्र था। आगे चलते हैं। बिंद शक्ति द्वितीय हुआ इसमें 350 से 400 ईस्वी इसका समय काल है। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी। हरिसेन जो है 475 से 510 ईस्वी। और यही हरिसेन जो है हरिसेन इसी के हाथों में चला गया था। किसका, तो प्रधान शाखा का शासन। और प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो पृथ्वीसेन द्वितीय था। और ये प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। और बाद में जो है इसी के हरिसेन के जो वासिम शाखा का राजा था, इसी के हाथों में प्रधान शाखा का शासन भी चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिसेन वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिसेन जो है वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये जो हरिसेन है वो जो है वासिम शाखा का क्या था, तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो सवाल पूछेगा वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो हरिसेन था। फिर से सवाल पूछेगा हरिसेन वासिम शाखा का क्या था, तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। यह जो है वाकाटक वंश का जो अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा जो है प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। वाकाटक वंश के राजा जो है प्रवरसेन द्वितीय, वाकाटक वंश के राजा जो है प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी में जो है प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। तो सवाल पूछेगा कि वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने
किस भाषा में प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की? तो मराठी भाषा में। चलिए, मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। फिर से सवाल है कि वाकाटक वंश के कौन से राजा ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की? तो आपका आंसर यहाँ पर होगा राजा प्रवरसेन द्वितीय ने। फिर से सवाल है कि वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य किसकी रचना की? तो सेतुबंध की रचना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। तथा सर्वसेन जो था हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। सर्वसेन ने जो है हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ का क्या लिखा? काव्य ग्रंथ लिखा। तो सवाल है कि किसने जो है हरिविजय किसने जो है हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा था? तो सर्वसेन ने लिखा था। फिर से सवाल है कि सर्वसेन ने मतलब प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? तो हरिविजय था। फिर से सवाल है कि सर्वसेन ने हरिविजय नामक क्या लिखा था? प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। सवाल यह है कि यही जो सर्वसेन है, यही वासीम शाखा का क्या किया था? तो स्थापना किया था। यही सर्वसेन जिसने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा था, इसी सर्वसेन ने जो है वासीम शाखा की स्थापना किया था 330 ईस्वी में। ये जो है 330 ईस्वी में वासीम शाखा की स्थापना किया था। ये कौन? तो सर्वसेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। संस्कृत की जो विदर्भ शैली का पूर्ण विकास जो है वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। तो फिर से सवाल यहाँ पर देख लिया जाए कि संस्कृत की किस शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ? तो आपका आंसर है विदर्भ शैली का। फिर से सवाल है कि विदर्भ शैली जो है का पूर्ण विकास किसके दरबार में हुआ? तो वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। फिर से सवाल है कि विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। ये कौन सी भाषा में थी? तो संस्कृत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राजकवि थे कौन थे? कालिदास जी। ये कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में क्या किया था? निवास किए थे। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया। वहाँ जो है उन्होंने उसके सेतुबंध का क्या किया? तो संशोधन किया। तब वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। तब वैदर्भी शैली में अपना काव्य जो है मेघदूत लिखा। तो मेघदूत कौन लिखे थे? तो कालिदास लिखे थे। किसके दरबार में? तो विद्वानों का मानना है कि प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में ही लिखे थे। किस शैली में? तो आपके वैदर्भी शैली में लिखे थे। क्या? तो मेघदूत। किसने? तो कालिदास ने। और क्या किए थे उसके दरबार में? तो उन्होंने वहाँ उन्होंने उसके यानी उसके सेतुबंध का संशोधन किया था। सेतुबंध का संशोधन किया था किसके दरबार में? तो प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में। और इसकी रचना किसने की थी? तो प्रवरसेन द्वितीय ने ही सेतुबंध का क्या किया था? रचना किया था। और कालिदास इसका संशोधन किए थे। और उसको उसी के दरबार में जो है वैदर्भी शैली में अपना काव्य यानी मेघदूत लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वाकाटक नरेश क्या थे? तो ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वे शिव और किसके उपासक थे? विष्णु के। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के जो सामंत थे, यानी कि वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत कौन थे? तो व्याघ्र देव थे। उन्होंने नचना के मंदिर का निर्माण किया था। नचना के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो व्याघ्र देव। ये किसके सामंत थे? तो पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत थे। और किसके कौन से नरेश थे? तो वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया। तो सवाल है कि नचना का मंदिर का निर्माण किसने किया? तो व्याघ्रदेव ने करवाया था। किसके सामंत थे? तो पृथ्वीसेन द्वितीय के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार, यानी कि अजंता का 16वां और 17वां जो गुहा विहार है और 19वें गुहा विहार चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। यानी कि जो है 16वां, 17वां और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण जो है आपका वाकाटकों के शासन काल में हुआ। तो सवाल पूछेगा तो 16वां अजंता का 16वां, 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण
किस वंश के शासनकाल में हुआ, तो आपका आंसर होगा वाकाटक शासन के काल में हुआ। तीसरा सवाल है कि वाकाटक के शासनकाल में अजंता के किस किस गुहा का निर्माण हुआ, तो 16वां 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण हुआ। चलिए इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है 23वां नंबर टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। चलिए पढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, यानी कि गुप्त वंश के पतन के बाद जो है गुप्त वंश का पतन हो जाता है, उसके बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें जो है मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त, गौंड और गौंड प्रमुख है। यानी कि गुप्तों के पतन के बाद जो है नए राजवंशों का उद्भव होता है, उनमें जो है मैत्रक है, मौखरी है, पुष्यभूति है, परवर्ती गुप्त है और गौंड, ये बंगाल में थे। गौंड नरेश शशांक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये गौंड जो है बंगाल के क्षेत्र में शासन करते थे, तो गौंड प्रमुख है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इन सारे राजवंशों में जो है पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर यानी हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर थी। थानेश्वर आज के समय में कहाँ है, तो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। तो सवाल है कि पुष्यभूति जो वंश है उसकी स्थापना किसने किया था या संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति ही था। उसकी राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर थी, यानी वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। ये हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश की स्वतंत्रता का क्या था, तो जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रथम जो है प्रभावशाली शासक था जिसने जो है परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। यानी कि जो है पुष्यभूति वंश में ही प्रभाकर वर्धन होता है, और ये जो है प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। कौन, तो प्रभाकर वर्धन किस वंश का, तो पुष्यभूति वंश का, तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने जो है क्या किया था, तो परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। तो सवाल पूछेगा कि परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां किसने धारण की थी, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा, तो प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री का उत्पन्न हुई। एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। यानी कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोमती। यशोमती कौन थी, तो प्रभाकर वर्धन की क्या थी, तो पत्नी थी। तो इससे कितने पुत्र हुए, तो 2 पुत्र हुए। कौन कौन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। और एक कन्या हुई थी राजश्री। एक कन्या हुई थी यानी पुत्री हुई थी, तो राजश्री हुई थी। राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। यानी कि राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ, तो कन्नौज के मौखरी राजा, मौखरी जो वंश था उसी के साथ जो है कौन था, ग्रह वर्मा, तो उसी के साथ जो है राजश्री का विवाह हुआ। फिर से देख लेते हैं। राजश्री जो थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था, तो मौखरी का राजा कौन था, ग्रह वर्मा। कन्नौज में यानी कि कन्नौज में मौखरी राजा जो था, कन्नौज में मौखरी राजा था ग्रह वर्मा, तो उसी के साथ जो है राजश्री का विवाह हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मालवा का शासक जो था, मालवा का शासक कौन था, तो देवगुप्त था। मालवा का शासक कौन था, तो मालवा का शासक देवगुप्त था। इसने क्या करता है कि कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा की क्या करता है, तो हत्या कर देता है। कौन, तो मालवा का शासक कौन, तो देवगुप्त ने किसकी हत्या करता है, तो ग्रह वर्मा की। ग्रह वर्मा कौन था, तो कन्नौज के मौखरी राजा था। और इसकी शादी किससे हुई थी, तो राजश्री से हुई थी। राजश्री कौन थी, तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन कौन था, तो पुष्यभूति वंश का क्या था, तो एक राजा था, शासक था, राजा था। कर दिया। और क्या करता है कि राजश्री को बंदी बना लेता है और कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को क्या किया, तो मार दिया। राजवर्धन कौन था, तो राजश्री का भाई था। राजश्री का भाई था कौन, तो राजवर्धन। राजवर्धन क्या करता है और किसका पुत्र था, तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। तो ये क्या होता है कि गुस्सा होगा ही कि उसकी बहन को, मतलब उसके जीजा को ये देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त जो है उसका जीजा जो है
जीजा कौन है, तो कनौज के मौखरी राजा हैं ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा की जो शादी हुई है तो राजवर्धन की बहन से हुई है, तो वो इसका जीजा मतलब छोटा या बड़ा कोई कुछ भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, चाहे मतलब और भी कुछ हो सकता है, मतलब जीजा ही ज़्यादातर लगते हैं। अगर छोटी बड़ी होगी राजश्री तो जो जीजा लगेगा राजवर्धन का, अगर छोटी होगी तो कुछ और लगेगा। तो राजवर्धन जो गुस्सा तो होगा ही भाई, उसकी बहन है, तो भाई सब गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद क्या किया, गुस्सा होना लाजमी है, देवगुप्त को इन्होंने देवगुप्त को क्या किया कि राजवर्धन ने ठोक दिया, तिल लगाकर देवगुप्त को ठोक दिया। परंतु देवगुप्त का मित्र कौन था, देवगुप्त का मित्र था गौंड नरेश शशांक। गौंड नरेश शशांक यानी कि बंगाल का शासक था गौंड नरेश शशांक। क्या करता है कि धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर देता है, धोखा देकर क्या करता है कि राजवर्धन की हत्या कर देता है, क्योंकि राजवर्धन जो है उसके दोस्त देवगुप्त को मार डाला था। तो देवगुप्त की ठोकाई कर दिया तिल लगाकर राजवर्धन ने। ठोकाई करने के बाद ये गुस्सा हो जाता है इसका दोस्त कि उसको क्यों ठोका, मुझे क्यों नहीं ठोका। तो वो गुस्सा होकर क्या करता है, देवगुप्त का मित्र गौंड नरेश कौन होता है, तो शशांक होता है, और धोखा दे देता है किसको, धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, शशांक जो शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक कौन था, तो शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया, इसने जो है बोधि वृक्ष जो था बोध गया में उसको कटवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, यानी कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में ही हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो राजवर्धन भाई साहब मर जाते हैं। उसके बाद जो है 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन भाई साहब जो है 16 वर्ष की अवस्था में ही कहाँ बैठते हैं, तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। कौन, हर्षवर्धन। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, हर्ष को जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो सवाल है कि शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता था, तो हर्ष को जाना जाता था। हर्ष को किसके नाम से जाना जाता था, तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। तो सवाल है फिर से यहाँ पर कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद मतलब थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा, तो हर्षवर्धन बैठा। कितने ईस्वी में, 606 ईस्वी में। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 16 वर्ष की अवस्था में। उसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की, उसने जो है परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। किसने, तो हर्षवर्धन ने। किसने जो है परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की, तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने किस नरेश की उपाधि धारण की, तब परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद जो है शशांक नरेश कौन था, तो शशांक जो था गौंड नरेश था, यानी कि बंगाल का शासक गौंड नरेश शशांक था। इसने जो है ये हर्षवर्धन का भाई कौन था, राजवर्धन था। राजवर्धन भाई साहब क्या करते हैं कि अपने बहन का जो है जीजा को मारा था, ये कौन मारा था, देवगुप्त मारा था, और उसकी बहन को राजश्री को बंदी बना लिया था। तो गुस्सा होकर हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन क्या करते हैं कि तिल लगाकर देवगुप्त को ठोक देते हैं। देवगुप्त को जब ठोक देते हैं तो ये गौंड नरेश शशांक जो है ये गुस्सा हो जाता है कि हमको कहीं ने ठोका, तो ये क्या करता है, धोखे से राजवर्धन को मार देता है। उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में जो है हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है, और उसके बाद से ये परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण करता है, और इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, किसको, हर्ष को। और उसके बाद क्या करता है कि ये जो है नरेश गौंड नरेश शशांक था, जिसने जो हर्षवर्धन के भाई को धोखे से मारा था। इसने कहा कि अब तुझे तिल लगाकर बेटा मारूंगा, तो उसने तिल लगाकर शशांक को भी हरिल कर दिया और ठोक दिया। शशांक भाई साहब ऊपर स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। और क्या किया कि कनौज पर भी अधिकार कर लिया, कनौज पर भी अधिकार कर लिया, और उसे अपनी क्या किया, राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। और आगे चलकर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय जो था उसके बीच क्या होता है कि धुआं धाकड़ होता है, यानी कि उठा पटकम होता है, यानी कि फाइटाफाइटी होता है। और उसमें जो है फाइटाफाइटी में जो है किसके बीच होता है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच है मुक्का मुक्का की फाइटाफाइटी होता है, एक्शन सीन चलता है। और उसमें कहाँ चलता है, तो नर्मदा नदी के तट पर होता है, हुआ फाइटाफाइटी। और उस फाइटाफाइटी में क्या हुआ कि हर्ष की पराजय हुई। उसके बाद चलते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। उसके बाद जो है चीनी यात्री जो आया था वे हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया। कौन आया था, चीनी यात्री आया। तो सवाल है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया, तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। फिर से सवाल है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस देश का यात्री आया था, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। फिर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नोट, ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यानी कि ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसको जो है यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित यानी नीति का पंडित था, और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो सवाल है कि नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है,
तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करने आया था, तो पढ़ने के लिए आया था और बौद्ध ग्रंथ जो है संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्ष जो है 641 ईस्वी में क्या करता है कि चीन में दूत भेजा, और 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में जो चीनी दूत उसके दरबार में आए। उसके बाद जो है चीन जो है में दूत भेजा। दूत भेजने के बाद 643 में और 645 में दो चीनी दूत भी उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक थे बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। और हर्ष क्या करता है कि कश्मीर के जो शासक था उससे जो है बुद्ध के दांत के अवशेष जो थे बलपूर्वक क्या किया कि प्राप्त किया। यानी नहीं दे रहा था तो बलपूर्वक लिया होगा, आसानी से देता था बलपूर्वक इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, लेकिन नहीं दिया होगा तो ये बलपूर्वक इसने कश्मीर के शासक से क्या किया कि बुद्ध के दांत को यानी दंत को अवशेष को प्राप्त किया। तो सवाल है कि हर्ष ने कहाँ के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, तो कश्मीर के शासक से। सवाल है कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से किसके दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, तो बुद्ध के दंत अवशेष। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। यानी कि हर्ष के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव के पूजा करते थे और भगवान सूर्य के पूजा करते थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। प्रारंभ में भी हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का क्या था, परम भक्त था। लेकिन ये चीनी यात्री ह्वेनसांग आया, इसने पट्टी पढ़ा दिया और इसको जो है बौद्ध बना दिया। तो चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया, तो वह पूर्ण बौद्ध बन गया। इसने जो है पट्टी पढ़ाया, ये चीनी है, ये चूँ चाँव किया। और उसके बाद से हर्ष क्या होता है कि बौद्ध धर्म के महायान को क्या किया कि राजाश्रय दिया, यानी राजाश्रय दिया, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को राजाश्रय दिया और पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार जो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में ही नालंदा महाविहार जो था बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो सवाल है कि किसके समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, तो हर्ष के समय में। तो सवाल फिर से है कि हर्ष के समय में कौन सा जो है महाविहार महान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, तो नालंदा महाविहार। फिर से सवाल है कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार किस धर्म का, किस शाखा का मतलब शिक्षा का प्रधान केंद्र था, तो महायान शाखा का बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। हर्ष के समय में ही प्रयाग यानी कि अभी के जो इलाहाबाद है उस समय क्या था, तो प्रयाग था। तो हर्ष के समय प्रयाग बोला जाता था। तो प्रयाग में ही क्या हुआ कि हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, जिसे जो महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था, और ह्वेनसांग जो है स्वयं जो है छठे समारोह में क्या हुआ, तो सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट कौन थे, तो हर्ष के क्या थे, तो दरबारी कवि थे। बाणभट्ट कौन थे, तो हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। सवाल है कि हर्ष के दरबारी कौन थे, तो बाणभट्ट है। बाणभट्ट कौन थे, तो हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी उन्होंने जो है हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भर्चु थे। तो सवाल है कि बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। तो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने की थी, तो बाणभट्ट ने की थी। ये किसके दरबारी कवि थे, तो हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के गुरु कौन थे, तो गुरु भर्चु थे। भर्चु कौन थे, तो बाणभट्ट के गुरु थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। किसकी, तो प्रियदर्शिका की, रत्नावली की, नागानंद की रचना किसने की थी, तो हर्ष ने की थी। किस अति में है, किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में क्या है, तो नाटक है। तो सवाल है कि हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक की रचना की थी। उन तीनों नाटकों के नाम क्या है, तो प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है। तो सवाल याद रखिएगा कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो है हर्ष की रचना है, जो संस्कृत भाषा में है, और ये तीनों नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिखे। यानी कि कहा जाता है कि जो है आपका क्या कहा जाता है, तो कहा यह जाता है कि धावक नामक एक कवि था जिसने जो है हर्ष से पुरस्कार लिया था और उसके नाम से ये 3 नाटक लिखा था। यानी कि धावक नामक कवि जो है
इसके बारे में कहा जाता है कि धावक नामक कवि था, उसने जो है हर्ष से पुरस्कार लिया और पुरस्कार लेकर जो है 3 नाटकों की संस्कृत में रचना की। किसके नाम से? तो हर्ष के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। हर्ष को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का ही शासक था। यानी कि वह न ही तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे वो क्या कहे जाते थे? तो महाराज कहे जाते थे और महासामंत कहे जाते थे। तो सवाल है कि महाराज अथवा महासामंत किसके अधीनस्थ शासक कहे जाते थे? तो हर्ष के अधीनस्थ शासक कहे जाते थे। तो हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और वो महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री का सचिव या आमद कहा जाता था। हर्ष के मंत्री को सचिव या आमद कहा जाता था। हर्ष के मंत्री को हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को, हर्ष का जो मंत्री परिषद था उस मंत्री परिषद के मंत्री को जो है सचिव या आमात कहा जाता था। तो सवाल है कि हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमात कहा जाता था। तो सवाल है कि किसके मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमात कहा जाता था? तो हर्ष के। सवाल है कि हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सचिव या आमात कहा जाता था। फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रशासन की सुविधा के लिए, यानी कि प्रशासन और राज करने में सुविधा हो, इसके लिए जो प्रशासन के क्षेत्र में जो हर्ष की साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। जो प्रांत को प्रांतों में बांटा गया था, तो प्रांत को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। यानी कि प्रत्येक जो है आपका क्या था? तो प्रत्येक भुक्ति जो थी, यानी कि प्रांत को क्या कहा जाता? प्रांत को भुक्ति कहा जाता। भुक्ति किसको कहा जाता था? तो प्रांत को कहा जाता था। समझ गए? तो प्रांत को भुक्ति का शासक, यानी प्रत्येक भुक्ति का जो शासक था, यानी प्रांत का, तो वो जो है उसको राजस्थानीय, यानी कि राजस्थानीय, ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। यानी कि भुक्ति का शासक राजस्थानी कहलाता था, या ऊपरी कहलाता था, या अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का विभाजन जो है किसमें हुआ था? तो जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषय पद होता था। भुक्ति को किसमें विभाजित किया गया था? तो जिलों में। भुक्ति का विभाजन जिले में हुआ था। प्रांत का जो होता था उसको भुक्ति कहते थे। भुक्ति, प्रांत जो है भुक्ति, और भुक्ति को स्थानीय मतलब शासक, भुक्ति के शासन को राजस्थानी, ऊपरी और राष्ट्रीय कहलाता था। और जिले, भुक्ति का विभाजन जिले में होता था, यानी कि प्रांत भुक्ति में कहलाता था, तो भुक्ति का विभाजन जिले में हुआ था। जिले की संज्ञा था विषय, जिसका प्रधान विषय पति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे, और विषय के अंतर्गत जो है कई पाठक यानी आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गाँव जो है, गाँव या ग्राम क्या थी? तो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटपली कहलाता था। यानी कि ग्राम शासन का प्रधान जो है ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। ग्राम शासन का प्रधान को ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट कहा जाता था। दंडपार्षद तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। यानी कि पुलिस विभाग के अधिकारी कौन होते थे? तो आपके दंडपार्षद होते थे या दांडिक होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। यानी कि अश्वसेना के जो अधिकारी होते थे उनको जो है क्या बोला जाता था? तो बृहदेश्वर कहा जाता था। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। इसके समय में, तो हर्ष के समय में। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में, हर्षचरित में जो है हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप, तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। यानी हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का क्या मिलता है? तो उल्लेख मिलता है। हर्ष का समय मथुरा जो है सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र था। हर्ष का समय में जो है मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण का क्या था? तो प्रसिद्ध केंद्र था। सवाल पूछेगा कि किसके समय में मथुरा जो है सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र था? तो हर्ष के समय में। तो हर्ष के समय में मथुरा जो है सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रसिद्ध था या केंद्र था। नोट, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षचरित में जो है प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है।
तो लोकपाल शब्द किसमें आया है? तो हर्ष चरित्र में। किसके लिए? तो प्रांतीय शासक के लिए। तो हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, तो ये हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद, हर्ष चरित्र के अनुसार जो है हर्ष की मंत्रिपरिषद कैसी थी, क्या थी देखते हैं। भंडी प्रधान सचिव, प्रधान सचिव क्या था? तो भंडी। सिंहनाथ जो है प्रधान सेनापति, सिंहनाथ जो है प्रधान सेनापति। कुंतल जो है अश्व सेना का प्रधान था, कुंतल जो है अश्व सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त जो है गज सेना का प्रमुख था, स्कंदगुप्त जो है गज सेना का प्रमुख था। तो सवाल है कि गज सेना का प्रमुख कौन था? तो स्कंदगुप्त था। और अश्व सेना का प्रधान कौन था? तो कुंतल था। प्रधान सेनापति कौन था? तो सिन्हा था। प्रधान सचिव कौन था? तो भंडी था। तो भंडी प्रधान सचिव, सिन्हा प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। तो इसी के साथ से हर्ष जो है पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश यानी वर्धन वंश समाप्त हुआ। चलिए इसी के साथ से आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है टॉपिक नंबर 24 होगा, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है। तो कल जो है आपका पूरा का पूरा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। कल प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। इसमें 6 है और 4 10 है, यानी कि करीब लेकर 10 पेज है। और तो कल जो है पूरा का पूरा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। तो कल हम लोग मिलेंगे टॉपिक नंबर 24 से लेकर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से लेकर आगे जो भी है उसको कल हम लोग समाप्त कर देंगे प्राचीन भारत। और इस तरह से प्राचीन भारत लूसेंट का समाप्त हो जाएगा। आधुनिक भारत हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं लूसेंट का। आधुनिक भारत बहुत ही जो है 360 डिग्री एमसीक्यू के साथ पढ़ाए हैं, पूरा समझाते हुए तोड़ कर पढ़ाए हैं। तो बाकी लोगों की तरह नहीं। तो कल जो है ये भी समाप्त हो जाएगा प्राचीन भारत। उसके बाद जो है हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद से साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद से मिसलेनियस विविध, इसी तरह से पढ़ते चले जाएंगे, समझते हुए एमसीक्यू के रूप में पढ़ते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। मैं आप सभी का दोस्त हूँ और आप सभी मेरे दोस्त हैं। मुझे टीचर बनने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं कोई कोर्स बेचना है और ना ही मुझे कोर्स बेचने में कोई दिलचस्पी है। ना ही मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, ना ही मैं धंधा करने वाला हूँ, ना ही मैं शिक्षा को जो है धंधा या व्यवसाय बनाया हूँ, और ना ही मेरी ऐसी कोई मंशा है। तो मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा, कोर्स नहीं बेचूँगा। जो कोर्स बेचे जाते हैं, लूसेंट के कोर्स बेचे जाते हैं, मतलब बड़ी दुख की बात है। यहाँ पर पूरे मतलब नीचे से ऊपर तक पूरे कोर्स ही बेचे जाते हैं। नीचे से ऊपर तक के जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं, दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे कोटा में हो चाहे कोई भी है, सब के सब कोर्स बेच रहे हैं। और शिक्षा जो फ्री होनी चाहिए। और प्राइवेट स्कूल तो समझ ही सकते हैं कि कितना मतलब लूट रहे हैं। पूरा मतलब पूरा का पूरा धंधा बना दिया गया है इसको। मुझे धंधा बनाने वाला काम नहीं है और नहीं मैं इसको धंधा बनाने के लिए आया हूँ। मैं पूरा यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊँगा, पूरे यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊँगा। और मेरे पास संसाधनों की भी कमी है। मैं उंगली से लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ बड़ी दिक्कत होती है उंगली से लिखने में। जो पेन लिखने वाला पेन होता है वो भी नहीं है। तो मेरे पास संसाधनों की कमी है। मैं संसाधनों का बस इंतजार कर रहा हूँ कि जब मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो मैं उस लेवल का उस तरीके से पढ़ाऊँगा, उस तरीके से समझाऊँगा कि जिस लेवल का जो लोग बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाते हैं या कई बार नहीं पढ़ा पाते हैं, समझा नहीं पाते, सिर्फ कोर्स बेचते हैं, निकल लेते हैं। कई बार कोर्स बेचते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते। ऐसा होता है, हर कोचिंग में होता है, बहुत सारे कोचिंग में होता है। तो ऐसा होता है और समय पर भी पूरा नहीं होता है। तो मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं कोई धंधा वाला हूँ जो, और ना ही मैं कोई टीचर हूँ। मैं एक आपका दोस्त हूँ और मैं आप सबको अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ। नहीं तो मैं भी ऐसे लाइन बस पढ़ाते हुए चला जाऊँगा, कथा कहानी की तरह बचते हुए चला जाऊँगा। जैसे पंडित जी बचते हैं ना कहानी, तो वैसे ही कथा कहानी बचते हुए चला जाऊँगा। तो कथा कहानी कहने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं एक एक चीज़ को तोड़ कर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ाते हुए चलता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू के रूप में ही सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो एक लाइन से तीन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं बनाता हूँ तोड़ कर, ताकि जो है आप पूरा तोड़ कर पढ़िए। क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम का जो लेवल है, चाहे आपका AEDU का एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखिए क्वेश्चन का लेवल, या आपके दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे BPSC अब 72वीं होगा BPSC का, आ गया उसका नोटिफिकेशन। 71वीं एग्ज़ाम देख लीजिए, 70वीं देखिए, 69वीं देखिए। तो अब जो, या UPSC आप उठा कर देख लीजिए, UPSC का एग्ज़ाम, चाहे UPPCS का देख लीजिए। तो वो वहाँ पर जो सवाल पूछने का जो तरीका है वो मतलब स्टैंडर्ड बढ़ चुका है सवाल पूछने का। कथन, कारण, निष्कर्ष, मिलान, इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें जो आपको कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी याद रखना पड़ेगा। पहले सिर्फ फैक्ट पूछे जाते थे, रख के जाइए और जो है जाकर सॉल्व कर दीजिए, लेकिन अब कंसेप्ट पूछा जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी लोग फैक्ट पढ़े हैं ना, वो उनकी हालत ख़राब हो जा रही है। एग्जाम में जब पेपर देख रहे हैं तो हालत ख़राब हो जा रही है। इसलिए कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी जरूरी है। तो आने वाले समय में जो और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो मैं पढ़ाऊँगा, स्टैंडर्ड बुक्स, इससे भी मतलब बेहतरीन बुक्स है जो मैं पढ़ाऊँगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा, कंसेप्ट के साथ साथ पढ़ाऊँगा। तो मैं अभी घटना चक्र का
एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। घटना चक्र का एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक है, और वो ज्योग्राफी का है, ठीक है, ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी का मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें जो है पूरा मतलब थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू है, बहुत ज़बरदस्त है, प्ले लिस्ट में है, आप जाकर देखिए। आप पूरा एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। बहुत ही जो है मतलब उस तरीके से तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे पता है। मैं उस तरीके से जिस तरह से मैं समझाना चाहता हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, सिर्फ संसाधनों की कमी से। यहाँ लिखने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, इंग्लिश से मैं लिख रहा हूँ, और मोबाइल पर इंग्लिश से लिखना बहुत मुश्किल है, छोटा स्क्रीन है। तो अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाता, लेकिन क्या है कि संसाधन नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश से बहुत मुश्किल होता है लिखने में, पढ़ाने में, समझाने में, फिगर ड्रॉ करने में, एक एक चीज़ को समझाने में, तो नहीं कर पाता हूँ। तो जो है ना, मतलब इस बात का मुझे दुख है और इस बात का मुझे खेद है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो इसके लिए आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। जिस तरह से मेरी सोच है पढ़ाने की, समझाने की, उस तरह से मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे खुद से खेद है, खुद से मैं नाराज़ हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड है, लेकिन जिस तरह से पढ़ाना चाहिए ना, डिजिटल बोर्ड है, उनके पास संसाधन भी है, लेकिन जिस तरह से पढ़ाना चाहिए, जिस तरह से पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, वो शैली नहीं है, उस तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चलिए इंतज़ार कीजिए कि संसाधन मेरे पास हो जाए, और जब संसाधन हो जाएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और आप कहेंगे भी कि हाँ, कि इस तरह से पढ़ाई जाती है, और इस तरह से पढ़ाने वाला कोई है जो फ्री में पढ़ा रहा है। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त को जय हिंद। दोस्तों, आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का ख्याल रखिए, प्यार कीजिए सबसे, अपने माता पिता, परिवार, देश, सबसे प्यार कीजिए, और लाइफ में सफल बनिए, सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कीजिए, मेरी यही कामना है। और आप एक स्टूडेंट हैं, बैच खरीदने की कोशिश कम कीजिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र 40 साल 42 साल हो गई पढ़ते पढ़ते, लेकिन क्या 1 नंबर 2 नंबर से उनका क्या होता है कि उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, तो रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि 10 साल 12 साल जो है वो समय मतलब इसी में खपा देते हैं, तैयारी में ही, और इसमें क्या होता है उनका पैसा भी चला जाता है, और बाद में नौकरी भी नहीं होता है। अगर नौकरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके बाद जो है आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं है। इसलिए जो है आप अपने पैसे को बचाइए, फ्री में पढ़िए और पैसे को बचाइए। अगर आगे चलकर अगर नौकरी नहीं हुआ किसी वजह से, किसी तरीके से, हो सकता है फिजिकल में चढ़ जाए या मेरिट लिस्ट में जाकर छट जाए 1 नंबर 2 नंबर से, हो सकता है आप कभी हो सकता है आपका किस्मत आपका साथ ना दे। तो कई बार होता है कि जो एग्जाम में पढ़ कर जाते हैं वही सवाल आ जाता है, कई बार जो होता है ना कि जो आप पढ़ के जाते हो वो नहीं आता, थोड़ा अलग तरीके आ जाता है। तो वो किस्मत की बात है, कई बार किस्मत जो आपका साथ नहीं देगी, तो हो सकता है कि आपका ना हो। अगर नहीं हुई तो आपके पास पैसा होगा तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जिससे बिजनेस से आप अपना जीवन यापन चला सकते हैं, अपने परिवार को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो पैसा बचाना जरूरी है, हम स्टूडेंट हैं और हम स्टूडेंटों के पास, यानी कि क्या होता है, पैसा माता पिता का दिया हुआ पैसा होता है, हमारे पास जब तो है नहीं। जिनके पास, जिनकी नौकरी हो गई है, उसके बाद जो लोग कोर्स करके आगे की तैयारी करते हैं उनकी बात छोड़िए, उनके पास तो नौकरी है, उनके पास टेंशन फ्री है, और पैसे कोर्स खरीद कर भी वो मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किसी को जवाब देना नहीं है, समाज को भी जवाब नहीं देना है, उनको बहुत टेंशन नहीं है, आर्थिक टेंशन नहीं है, ना समाज का टेंशन है, ना परिवार का टेंशन, किसी टेंशन नहीं है, फ्री होकर वो पढ़ रहे हैं, तो उनकी बात ही अलग है। आपके पास, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पैसे बचाना चाहिए, पैसे बचाइए। कोई जरूरी नहीं कि शहर में रहकर आप पढ़ेंगे, शहर में रहकर ही जरूरी नहीं कि पढ़ेंगे, यहाँ पर अब के समय में जो गाँव पर रहकर ही जो है लड़के तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। मेरे गाँव के ही 10th क्लास पास करने के बाद 18 लड़के और लड़कियाँ 10th क्लास पास किए, उसके बाद कहीं नहीं गए। ऐसा नहीं कि गरीब हैं भाई, वो पैसे वाले हैं, 3-3 ट्रक है, 4-4 ट्रक है, पैसे वाले लोग हैं, फिर भी वो लोग नहीं गए कहें। यहीं से 12 किया गाँव से ही, उसके बाद यहीं से बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और रिजल्ट हुआ है, इस बार रिजल्ट हुआ है। तो गाँव से ही रहकर तैयारी करके रिजल्ट दे रहे हैं। आप पटना रहकर, आप कोटा रहकर, दिल्ली रहकर आप कर रहे हैं, तो आज के समय में उतनी मतलब आप जो है ना वो गलती कर रहे हैं। तो वो जो बच्चे यहाँ पर आकर तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं, रिजल्ट भी हो रहा है, उनको टेंशन भी नहीं है, यहाँ का घर का काम भी कर लेते हैं, पैसा भी बच रहा है। आगे चलकर मान लीजिए कि रिजल्ट हुआ है, मेरिट लिस्ट में अगर छट गए, इस वजह से नौकरी नहीं दिया, तो वो तो पैसा बचा हुआ है। 5 साल अगर तैयारी पटना में करते, करीब करीब 5 साल, या किसी शहर में दूसरे राज्य में करते, तो आप 5 लाख आप 5 साल में करीब करीब खर्च हो ही जाएगा आज के समय में, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, रहना खाना पीना बहुत सारी चीज़ें, आना जाना बहुत सारी है, आपके कई बार तबियत खराब होगा, कपड़े उपड़े बहुत कुछ है, तो करीब करीब 5 साल में 5 लाख आप गंवा देंगे, उसके बाद नौकरी नहीं होगा। अगर आप पैसे बचाएंगे, तो ये जो मेरे गाँव के जो बच्चे हैं नहीं गए हैं, नौकरी नहीं भी होगा, तो ये तो माता पिता के पैसे बचाए हैं, उनका पैसा बचे हुए हैं, तो नौकरी बिजनेस भी कर सकते हैं आगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ मैंने सीखा है। तो मैं ये सलाह देता हूँ, अब किसी भी बच्चे को शहर में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही पढ़िए, यूट्यूब है, बहुत सारे संसाधन है ऑनलाइन। आज के समय में, आज के समय में आपके पास मोबाइल होना चाहिए और नेट होना चाहिए, बस आप पढ़िए ना। आप अपने माता पिता परिवार वालों को बता दीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, इतना से इतना समय पढ़ना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब दिन भर काम ही करूँ, मैं काम भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि काम भी करूँगा पढ़ूँगा भी। तो समय निकालिएगा, तो समय निकलेगा, पढ़िएगा। नहीं तो शहर में तो बहुत सारे लोग जाकर घूम रहे हैं, बस ये सिनेमा घर,
ये रेस्टोरेंट, ये लड़की, वो लड़की हो रहा है, तो बस बाद में कुछ नहीं होगा, बाद में पछताना पड़ेगा। तो पैसा बचाना ज़रूरी है, स्टूडेंट है, इसलिए कोर्स खरीदने के पीछे मत भागिए, अपने पैसे को बचाइए, घर पर रहिए, तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। समझ गए? तो मेरा जो है आपका पैसा भी बचाना है। अगर किसी वजह से जो है आपका जॉब नहीं हुआ, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। मेरे गाँव का एक लड़का है, उसके बड़े भाई का नेवी में हो गया, उसके छोटे भाई का नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उसके बाद से पैसा बचा तो वो लड़का आज बिज़नेस कर रहा है और वो बिज़नेस मतलब करके इतना पैसा कमा रहा है कि वो 4 लोगों की नौकरी के बराबर पैसा कमा रहा है, 4 लोगों की नौकरी के बराबर। उसका बड़ा भाई जो नेवी में है, जो 15 में है, उसकी सैलरी आज 75,000 है और ये जो छोटा भाई है, ये उसके मतलब समझिए कि 4 गुना कमा रहा है, मतलब इससे 4 गुना कमा रहा है, 4 लोगों की नौकरी के बराबर वो लड़का कमा रहा है। और वो लड़का बहुत ही अच्छा है, उसका चाल व्यवहार सब कुछ है और उस लड़के के चाल व्यवहार, उसकी मेहनत, उसकी कमाई देखकर जो है ना बहुत सारे लोग आकर जो है ना शादी करने के लिए आए थे, तो नहीं हुआ। एक व्यक्ति आया, वो डॉक्टर था, तो वो अपनी बेटी के लिए पैसा पहले ही देकर चला गया है, पहले ही देकर चला गया कि हाँ भाई, मैं अपनी बेटी के लिए पैसा देकर जा रहा है, आपको कहीं और शादी नहीं करना है, आप मेरे ही यहाँ शादी करिए। तो लड़का सब देख कर चला गया है, ये लोग लड़की भी देख चुके हैं, वो पैसा पहले ही दे दिया है कि आपको कहीं और नहीं करना है। तो ये बोला कि ठीक है, वहीं होगा। तो ये बात है, आज 4 लोगों के बराबर वो पैसा कमा रहा है, वो लड़का बिज़नेस है। तो ये सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों को हो सकता है बुरा लग रहा होगा, आपका समय अगर बर्बाद हो रहा होता है, इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर जुड़कर माफ़ी माँगता हूँ। आपके पैरों में गिरकर मैं आपका दोस्त हूँ, माफ़ी माँगता हूँ। आप अपना दोस्त समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी। अगर अच्छी लगी हो तो मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए। नौकरी हो गई बड़ी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे? पैसा चाहिए ना बिज़नेस करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जीवन में। तो वही मैं बता रहा हूँ। ये बड़े-बड़े कोचिंग है ना सिर्फ़ कि ये करो, वो करो, करते हैं, होता कुछ नहीं है। बस वो अपना धंधा बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। स्टूडेंट का होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। वो उनको तो अपना बस रोज़गार चलना चाहिए, उनको तो अपना बिज़नेस, अपना धंधा चलना चाहिए। तो वो अपना धंधा चला रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? उनके चक्कर में मत पड़िए। वो उनको अपना कोर्स बेचना है, उनको अपना धंधा चलाना है, तो उनके चंगुल में मत फँसिए। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं कर सकते, आपको मेरी बातें, मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी, तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफ़ी माँगता हूँ, सॉरी। अगर आपको जो करना है आप वही कीजिए। मुझे आपको अच्छा सलाह देना था, अच्छी राय देना था, तो मैंने आपको दिया। लेना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। अपना दोस्त समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट डे पूरा प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, आगे पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे और लूसेंट में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है सब पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।